हेलो बच्चों आज हम चैप्टर 9 का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं और इस पार्ट के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। इस पार्ट में आज हम देखने जा रहे हैं कि मुग़ल शासनकाल में रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मेंटेन करके रखा जाता था। जो दरबार के रिकॉर्ड्स होते थे उनको कैसे जो था वो बिल्कुल ध्यान से रखा जाता था ताकि आने वाली जनरेशन को भी वो काम आ सके और साथ में बादशाहों को भी, मुग़ल बादशाहों को भी देश का शासन चलाने में आसानी रहे। तो हम देखते हैं कि मुग़ल काल में कुशलता लाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट और डिटेल रिकॉर्ड्स जो थे वो रखे जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मीर बख्शी जो कि एक मुख्य अधिकारी होता था, ये दरबारी लेखकों, जितने भी कोर्ट्स के राइटर्स होते थे, दरबार के जो राइटर्स होते थे, उनके समूह को वाक्यानवीस कहते थे। इंग्लिश में भी वाक्यानवीस ही कहते थे। उनको ये सारा जो था सुपरवाइज़ किया करता था, उनका निरीक्षण करता था कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये जो वाक्यानवीस थे यानी जो कोर्ट राइटर्स थे, इनका मेन काम क्या होता था? इनका मेन काम होता था कि दरबार में आने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी एप्लीकेशंस आती थी और जो भी राजा के ऑर्डर्स निकलते थे, उन सब का ये रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है। और ये ऑर्डर्स जो बादशाह ने कोई ऑर्डर पहुंचाना है, कुछ आदेश करना है, तो उसको रिटर्न का काम भी यही किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि जो नोबल्स होते थे, नोबल्स यानी अभिजात वर्ग, यानी जो मिनिस्टर्स होते थे, उनके जो प्रतिनिधि होते थे या रीजनल जो रूलर्स होते थे, जो क्षेत्रीय शासकों के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, वो दरबार में ही होते थे। तो वो उच्च दरबार से समाचार, ये जो था एक शीर्षक, इस शीर्षक के नाम से जो था सरकार की सभी गतिविधियों का, दरबार की सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखते थे। जैसे कि हम टीचर्स जो हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे आज स्कूल में क्या हुआ, आज क्या डेट थी, आज टाइम क्या था, हमारी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में क्या डिसीज़न लिए गए, हम ये सब अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो ऐसे ही ये दरबारी भी जो थे, इनके जो प्रतिनिधि होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो भी रोज़ दरबार में क्या घटित हुआ उसका सारा रिकॉर्ड जो था वो अपने पास रखते थे। ठीक है। इसके बाद आपने बताना है कि अखबारात, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है तो उस टाइम न्यूज़पेपर को अखबारात कहते हैं। तो अखबारात में हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो थी वो छपती थी। जैसे कि आज दरबार में कौन कौन प्रेजेंट था, किस किस को कौन कौन सी पोस्ट दी गई, कौन कौन से टाइटल्स दिए गए, आज दरबार में कौन से डिप्लोमेटिक मिशंस आए थे, यानी दूसरे राज्यों से जो प्रतिनिधि मंडल आए थे, मैसेंजर्स आए थे, बादशाह ने कौन से गिफ्ट जो थे वो अडॉप्ट किए थे, मतलब एक्सेप्ट किए थे, सॉरी। और अगर बादशाह ने किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी इस अखबारात में जो थी वो छपा करती थी, पब्लिश हुआ करती थी। इसके बाद आपने बताना है समाचार तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज कि शाही डाक द्वारा मुग़ल साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए जाते थे। यानी बादशाह ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कोई ऑर्डर अपने साम्राज्य के किसी दूसरे राज्य में भिजवाना है, तो ये काम कौन करता था? ये काम जो था वो हरकारे करते थे। आपने सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जो था विदेशियों के नज़रियों में भारत में, आपने पढ़ा था कि इब्न बतूता ने उस टाइम की डाक व्यवस्था का बड़ा अच्छा वर्णन किया था। उसने बताया था कि राजा जब भी कोई ऑर्डर देते थे तो एक आदमी, जिसे हम हरकारे कहेंगे, वो उस ऑर्डर को अपने पास लेता था। उसके पास एक लाठी होती थी जिसमें बेल्स लगी होती थी
वो दौड़ता हुआ जाता था और दूसरी चौकी में बैठा हुआ व्यक्ति, दूसरा हरकारा जो था, दूर से ही उसके आने की खबर सुनकर वो तैयार बैठता था और जैसे ही वो पास आता था तो वो ऑर्डर लेकर वो भागना शुरू कर देता था। जैसे हम रिले जो है वो गेम खेलते हैं, इस तरीके से मैसेजेस जो थे वो कन्वे किए जाते थे और इस तरीके से मैसेजेस बहुत इजीली जो थे वो कन्वे हो जाते थे। फिर आपने बताना है कि बहुत से जो दूर के जो स्टेट्स होते थे उनके भी समाचार इस तरीके से बादशाह के सामने बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि अकबर सभी मुग़ल सम्राटों में सबसे महान क्यों थे। बेटा आप सभी ने जो है अकबर के बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये बादशाह अकबर है, ये सभी मुग़ल सम्राटों में सबसे महान थे। अब इनकी महानता हम सिर्फ 5 ही लाइनों में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ें तो हमें इनकी ग्रेटनेस के बारे में पता चलता है कि इन्होंने किस तरीके से मुसलमान होते हुए भी यहाँ पर सभी जातियों, सभी धर्मों को अपना मित्र बना लिया था और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे, जिसकी वजह से अकबर जो था, अकबर महान बन गए थे। अभी हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसमें 2-3 लाइंस में इनको सम अप किया गया है, तो वो हम देखते हैं कि जलालुद्दीन अकबर ने को हम सबसे महान क्यों कहते थे। जलालुद्दीन अकबर जो थे 1556 में दूसरे पानीपत की लड़ाई के बाद अपने फादर हुमायूं की डेथ के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे और इन्होंने 1605 तक जो था वो रूल किया था। तो इतने सालों में ना केवल उन्होंने अपने एम्पायर का विस्तार किया था, एक्सपेंशन किया था, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाया था। कैसे मजबूत बनाया था? उन्होंने हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। हिंदुकुश पर्वत जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है, तो हमारा ये देश की उस टाइम बाउंड्रीज़ जो थी वो इस पहाड़ तक थी। इसके बाद आपने बताना है कि ईरान के जो सफ़ावी थे और तुरान के जो उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर भी रोक लगाई थी। ये जो ईरानी दुरानी थे, ईरान के लोगों को सफ़ावी कहते थे और तुरान को के जो बादशाह थे वो उज़्बेक थे। तो ये लोग जो थे बार बार इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। तो अकबर ने इनकी योजनाओं पर रोक लगाई थी, यानी इनको हरा दिया था और इनकी फिर अकबर के टाइम हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत पर अटैक कर सके। फिर आपने बताना है कि उन्होंने जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अच्छे तरीके से अरेंज किया था। उदारता और सहनशीलता मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन के गुण थे। लिबरलिज़म का मतलब होता है कि उन्होंने हर धर्म के प्रति लिबरल रहे थे, उदार रहे थे। और सहनशीलता का मतलब है कि उन्होंने सभी धर्मों को सहन किया था। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। आपको याद होगा कि इस पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि मुग़ल साम्राज्य में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, तो हर एक को अपने ढंग से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, पर शर्त ये है कि वो ऐसा कोई काम ना करें जो कि मुग़ल साम्राज्य के लिए हानिकारक हो। इसके बाद बताएंगे हम अकबर की जो जुडिशल सिस्टम था, यानी उसका जो जस्टिस करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अकबर और दैवीय प्रकाश। बेटा ये दैवीय प्रकाश क्या होता है? सूफ़ी ट्रेडिशन के अनुसार क्या होता है कि उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि संसार के हर व्यक्ति में दैवीय प्रकाश का पुंज होता है। किसी में ये दैवीय प्रकाश, ये डिवाइन लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और किसी में जो है ये डिवाइन लाइट कम होती है। इसको हम ओरा भी कहते हैं। तो बेटा जिस इंसान में ये ओरा जितना स्ट्रॉन्ग होता है वो इंसान लोगों की नज़रों में उतना ही ऊपर चढ़ता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति जिसे हम जानते भी नहीं हैं वो हमें बड़ी जल्दी इम्प्रेस कर लेता है। हम उससे दूर बैठे हैं फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई तो ओरा है जो हमें उसकी तरफ खींचता है। तो ये लाइट हम सब के अंदर है।
तो अगर हम जितने अच्छे काम करते जाएंगे, ये लाइट उतनी ही, ये डिवाइन पावर उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो सूफ़ी सिद्धांत में ये कहा गया है कि जिस इंसान के अंदर ये डिवाइन लाइट है, वो इंसान उतना ही दूसरे लोगों के ऊपर रूल करता है। और इसके अलावा हमने पीछे एक अलान कुआ की स्टोरी पढ़ी थी। एक मंगोल रानी थी, आपने किया था कि वो मुग़लों की जो थी पूर्वज थे, एंसेस्टर थी वो रानी। तो उसको जो था सूरज की रोशनी से वो प्रेग्नेंट हुई थी, और उसको जो बेबी हुआ था उसके अंदर डिवाइन लाइट थी, और ये लाइट जो थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती रही। इस तरीके से जितने भी मुग़ल बादशाह हुए थे उन सब के अंदर ये डिवाइन लाइट थी। और ये जो बात थी वो सबसे पहले अबुल फ़ज़ल ने बताई थी। अबुल फ़ज़ल वैसे तो सूफ़ी संत थे, शहाबुद्दीन, उन्होंने बताई थी, लेकिन अबुल फ़ज़ल ने इन दोनों जो प्रिंसिपल्स थे, इन दोनों को उन्होंने कंबाइन किया था। तो अबुल फ़ज़ल जो था वो अकबर के विशेष मित्र थे, और उन्होंने सम्राट के लिए एक न्यू थ्योरी ऑफ किंगशिप जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। उनका ये जो सिद्धांत था वो तैमूरी परंपरा, यानी वही अलान कुआ वाली कहानी, और सूफिज़म की इस बात का मिक्सचर था। फिर हमने सूफ़ी सिद्धांत में कर लिया कि हर इंसान में ऑरा होता है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही इंसान अट्रैक्टिव होता है। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि अबुल फ़ज़ल क्या कहते हैं कि बादशाह को जो ये एम्परर की पोस्ट मिली है, वो ना केवल डिवाइन यानी कि राजा देवताओं की मर्ज़ी है, बल्कि जनता की भी देन है। इसलिए उन्होंने अबुल फ़ज़ल ने कहा था कि जनता, अकबर को जो है अपनी जनता के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि वो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जनता उनको बहुत प्यार करती है। तो इसलिए उनको अपनी जनता, अपनी पब्लिक, अपनी सब्जेक्ट के लिए उन्हें कोई ना कोई उनके लिए अच्छे काम करने होंगे। तो अबुल फ़ज़ल यही कहते हैं कि अकबर बादशाह की ये ड्यूटी है कि वो अपने राज्य में अच्छे से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को जो है वो लागू करें, और यहाँ पर किसी के साथ भी धार्मिक और सामाजिक भेदभाव ना हो। तो और बादशाह जो है वो पूरे दिल से जो है वो जस्टिस करे। इसके बाद आपने बताना है कि अकबर के धार्मिक विचार किस प्रकार से मैच्योर हुए। देखो बेटा, अकबर ने धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई थी, यानी सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर को ना सभी धर्मों में बड़ा इंटरेस्ट था। अकबर को सभी धर्मों के बारे में नई नई बातें जानने का बड़ा शौक़ था। इसी दृष्टि से उसने जो था फतेहपुर सीकरी में, जो उसकी न्यू कैपिटल थी, उसमें एक बिल्डिंग बनवाई थी जिसका नाम इबादत खाना था। ये देखो, ये जो है इबादत खाना है, ये वाला, ये फतेहपुर सीकरी में बिल्डिंग थी, जहाँ पर अकबर जो था अपने सभी धर्मों के विद्वानों के साथ बैठकर उनके डिस्कशन को जो था वो बड़े ध्यान से सुना करता था। आपने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि जेसुइट प्रचारकों को, जेसुइट मिशनरीज़ को उसने इनवाइट किया था इस इबादत खाने में डिस्कशन के लिए, क्योंकि वो ईसाई धर्म के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो थी, ये धर्म जो था हमारे देश में नया आया था। तो अकबर जेसुइट प्रचारकों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुआ था, और वो जो था इसलिए वो अपने सिंहासन के पास उनको स्पेशल जगह देता था। फ़िलहाल ये जो फतेहपुर सीकरी था, इसमें सभी धर्मों के जो थे वो पंडित, मौलवी जो होते थे वो इकट्ठे होते थे, और जो था धर्म के ऊपर डिस्कशन किया करते थे। अकबर इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुना करता था, तो इसलिए उसने जो था इस डिस्कशन को ध्यान से सुनता था, लेकिन धीरे धीरे उसने ये रूढ़िवादी परंपरा जो थी वो उसने छोड़ दी। अब उसका ध्यान जो था वो डिवाइन लाइट की तरफ गया, इस प्रिंसिपल की तरफ गया, जिसमें कि अबुल फ़ज़ल ने कहा था कि बादशाह को पावर जो है वो अलान कुआ, उनके जो इंसेस्टर मदर हैं, उनसे मिली है, और साथ में सूफिज़म के अनुसार हर इंसान में होती है।
तो उसने इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो था इस प्रिंसिपल पर चला और उसने अपने राज्य में जो था बिना किसी धार्मिक और जातीय भेदभाव के उन्होंने न्याय प्रदान किया था और लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम किए थे और हर व्यक्ति को अपने ढंग से पूजा पाठ करने की जो थी उन्होंने छूट दे रखी थी। तो आपने इस जो वीडियो में है जो ये देखा, आज आपने इतना ही करना है और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने इसी रिटन नोट में से ये मैंने नोट्स जो बनाए हैं, अगर बच्चे आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइड में, तो आप ये नोट्स भी याद कर सकते हो, ये अपने आप में सफिशेंट है। तो अगर बुक का कर लेते हो तो वो भी अच्छी बात है। अब मैंने जो असाइनमेंट दी है वो इसी टॉपिक में से दी है। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे जो है शाम को 6 बजे से पहले सेंड कर देना। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।